नमस्कार साथियों। ग्रेड वन के लिए हम लोगों ने सैंपल पेपर स्टार्ट किया हुआ और एक सैंपल पेपर हमारा हो चुका है और आज की क्लास में हम लोग सेकंड सैंपल पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले वाले सैंपल पेपर को नहीं देखा है तो एक बार आप पहले वाले सैंपल पेपर को जरूर देख लें। पहले वाले सैंपल पेपर के स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है कि इन सैंपल पेपर का आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है, तो वहां से आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और बिना किसी देरी के चलिए अपने दूसरे सैंपल सेट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आ गया है, समान ऊंचाई के दो खंभे ए और बी 40 मीटर चौड़ाई सड़क के विपरीत दिशा में है। खंभे ए और बी के शीर्ष की ऊंचाई के कोण खंभे के बीच सड़क पर एक बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। स्तंभ ए के पाद से बिंदु की दूरी मीटर में क्या होगी? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहना क्या चाह रहा है कि भाई दो समान हाइट के, जैसे एक मान लो ये h हाइट का एक खंभा है तो इसी हाइट का एक हमारे पास में और खंभा है जो कि एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पर है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर कोई एक पॉइंट होगा जिन पॉइंट से इनका अगर हम एलिवेशन एंगल निकालें या डेप्रिसिएशन एंगल निकालें तो वो अलग अलग आ रहा है। कह रहा है एक केस में 30 डिग्री, एक केस में 45 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। किस केस में 30 डिग्री है, किस केस में 45 डिग्री है? जिस सीक्वेंस में बोला है पहले ए है और फिर बी है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए के साथ में 30 डिग्री है और बी के साथ में 45 डिग्री है। और कह रहा है कि स्तंभ ए के पाद से बिंदु की दूरी, ये जो पॉइंट है ए से कितनी डिस्टेंस पर है यही हमको बताना है। मान लो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, डी है, तो डी का मान आपको बताना है। अब ध्यान से समझना आगे के कॉन्सेप्ट को कैसे इससे कनेक्ट करेंगे। अब हमको ये मालूम है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है नीचे वाली वो है 40 मीटर। अब इस टोटल को कैसे कनेक्ट करेंगे आपको मालूम है, अगर ये 30 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो 30 के सामने होता है ए, 60 के सामने होता है a√3। तो सबसे पहले अगर a√3 का मान d के बराबर है तो a का मान किसके बराबर हो जाएगा, d/√3 के बराबर आ जाएगा। अब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा, d/√3 हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, d/√3। अब अगर हम दोनों को जोड़ें तो हमको कितना मिलना चाहिए, सवाल के हिसाब से 40 मीटर मिलना चाहिए। तो ये हमारा d प्लस d/√3 की जो वैल्यू है ये कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। अब देखो d कॉमन आ जाएगा, ऊपर मिलेगा √3 + 1 और नीचे जो मिलेगा वो √3 मिलेगा, तो कहां हो जाएगा, यहां चला जाएगा, 40 √3 हो जाएगा। अगर √3 से यहां पे भाग कर देंगे √3 + 1 से, तो √3 + 1 नीचे आ जाएगा। अब आपको मालूम है अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहां पर चला जाएगा ये ऊपर √3 - 1 और नीचे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा 20 हो जाएगा। अगर इसको अंदर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3 - √3, 3 - √3। 20 के बाद 3 - √3 मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है अलग अलग तरीके से, ये दो बराबर हाइट का खंबे को देके। क्लियर? चलो अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं BC CA AB के मध्य बिंदु क्रमशः DE F है। कह रहा है यदि ABC का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज FBCE का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। ये जो मिड पॉइंट वाला है ना, सिमिलरिटी का एक स्पेशल केस होता है, मीडियन वाला, वहीं से हमारा निकल कर आता है ABC। ये है, कह रहा है कि BC का मिड पॉइंट है आपका D। ध्यान से समझना, नंबरिंग और सीक्वेंसिंग बहुत सही रखना। और फिर CA का मिड पॉइंट है आपका E और AB का मिड पॉइंट है आपका F। क्या कह रहा है कि जो हमारा ABC ट्रायंगल है इसका एरिया हमको दे रखा है कि 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कह रहा है FBCE मतलब ये जो हमारा समलंब बनेगा, कैसे, जब आप इसको इधर खींच दोगे तो ऐसे। कह रहा है कि इसका नीचे वाले का एरिया कितना होगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मैं इन मिड पॉइंट्स को मिला दूं, ये यहां पर मिड पॉइंट ना होके कहां पर है, यहां पर है, अगर मैं इसको यहां से और इसको यहां से मिला दूं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर इस तरीके से अगर हम बनाएं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं और ये चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इनका एरिया भी आपस में बराबर होता है।
अगर मान लो इसका एरिया ए होगा तो इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा। अब पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो कितना होगा, 4a होगा। इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 20 के बराबर दे रखा है। जो आपका ट्रेपीजियम पूछ रहा है उसका एरिया कितना है, 3a है, 3a का मान निकालना है। 4a का मान 20 के बराबर है तो काटेंगे, a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और a का मान 5 है तो 3a का मान कितना आ जाएगा, 15। तो जो हमारा ट्रेपीजियम है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। देखो कई बार ये ट्रेपीजियम का एरिया पूछ सकता है, कई बार ये आपका रोम्बस का एरिया पूछ सकता है, कई बार ये रोम्बस का एरिया पूछ सकता है। अलग अलग तरीके से यही सवाल को आपको घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक, चलो कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कभी भी इस तरीके से 4 2 4 2 या 2 1 4 2 या 2 1 2 1 का कॉम्बिनेशन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा याद रखना यहां पर सिंपल आइडेंटिटी लगती है। अब देखो सेक और टेन है तो सेक और टेन में आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आइडेंटिटी लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है कि जो सेक स्क्वायर वाला टर्म है उसको टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, इन दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे। जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं, इसको इधर लेकर आऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये मान किसके बराबर चल रहा है, 3 के बराबर। और ये सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब टेन स्क्वायर थीटा का अगर अंदर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या मिलेगा, 3 चल रहा था तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं जहां पावर 4 पावर 2 फिर पावर 4 पावर 2 रहता है, तो जो वैल्यू यहां पर रहती है वही वैल्यू आपकी यहां पर मिलेगी। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कई बार यहाँ पे 3.6 लिखा रहेगा तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 3.6। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों मान आपस में क्या है, इक्वल है। सेक टेन में बनता है, कॉसेक कॉट में बनता है, साइन कॉस में बनता है, इस तरीके के कई सारे सवाल बनते हैं। तो पैटर्न मालूम होना चाहिए कि कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये बोर्ड मास का सवाल है, कह रहा है 1035 में भाग देना है 3/4, ब्रैकेट में है 71 प्लस 65 माइनस 15 सही 3/4 है। अब देखो अगर इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको मालूम है बोर्ड मास का नियम क्या है कि सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में भी क्या है कि आपका प्लस माइनस है, इसका इसके साथ में गुणा है और ये हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको 15 चौको 60 63/4 लिख दोगे। अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/4, और यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, 6 7 6 13। अब क्या है, कटेगा नहीं कटेगा, सीधे सीधे इसके गुणे में से 63 को घटाओ, और आपको मालूम है कि जो भाग है उसको आप गुणा लिख सकते हो, तो 1035, ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 3 1 3 1 4, और माइनस का कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके वैल्यू बनाना है, कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 5, 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 4, और ये 3। अब इससे इसमें जाना है तो साफ साफ समझ में आ रहा है, 3 बार जाएगा, 3 बचे 15, 3 चौक 12 1 13, 3 3 9 1 10, ये कितनी बार कट जाएगा, एग्जैक्टली 3 बार कट जाएगा, और 3 गुणे 4 करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बोर्ड मास के सवाल में एक बात हमेशा याद रखना, सवाल को ध्यान से तसल्ली से बस एक बार में सॉल्व हो जाए इस तरीके से करना, क्योंकि अगर बोर्ड मास के सवाल में दिक्कत हुआ ना तो 1 से 1.5 मिनट का बिना वजह का आपका समय खा जाएगा। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बाकी सवाल में जल्दबाजी करो, बस बोर्ड मास के सवाल में कभी जल्दबाजी नहीं करें। कह रहा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 -4, -3 और 4,1 है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। कभी भी कोऑर्डिनेट में 3 वर्टेक्स देके अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, नहीं सीख रखा है तो ध्यान से देखो। इसमें किसी एक वर्टेक्स को 0 करेंगे, सबसे आसान मेरे लिए इस वर्टेक्स को 0 करना है। कैसे होगा, x में 4 जोड़ोगे, y में 3 जोड़ोगे, तो जो इसके लिए क्या है वही बाकी दोनों कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। पहले वाले पॉइंट में क्या करेंगे, x में 4 जोड़ेंगे तो 5, और y में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से इस वाले में भी x में 4 जोड़ेंगे 8, और y में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और एरिया कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेके आधा कर दो, ये इधर ये इधर, 8 5 40 20, 40 और 20 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 40 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 20, और बटे में 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। 10 वर्ग इकाई, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोऑर्डिनेट का एक मैंने रिवीजन सीरीज में कंप्लीट रिवीजन कराया था, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ए स्क्वायर 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 23 लिखा हुआ है, तो इसका आपको मान बताना है क्या होगा। देखो ये सिंपल सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर का सवाल हो गया, जहां पे आपको इंडेक्स का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए गुणे में आपकी जो घातें होती है ना वो जुड़ जाती हैं। सबसे पहले तो ये जो नंबर है, नंबर आपस में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये दोनों नहीं बनेंगे। और जो सारी की सारी पावर है आपस में जुड़ जाएगी, ये 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 8a की पावर 47, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल। ठीक, चलो आगे बढ़ते। कह रहा वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दे रखे हैं a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। अब देखो क्वाड्रेटिक में अगर कभी भी दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दोगे। एक्स स्क्वायर जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो रूट बी से रूट बी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2ax। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax जहां पे दिखे वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे आपको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा गड़बड़ी है। और प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है, ये पावर नहीं होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे भी, किसी ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था इसको, तभी मजा आता। ऐसे रहेगा तो सही है भाई। ए में नॉर्मल है, बी में रूट लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसके में भाई दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर आएगा, दूसरा रूट बी का स्क्वायर करोगे सिर्फ बी मिलेगा, तो ये करेक्शन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5, इसका मान बताना है। अब देखो ये भी आपका सर्च इंडिसेस का सवाल है और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपका रेशनलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, आपको इसको रेशनलाइज करना है। लेकिन कैसे, ध्यान से देखो, दो वाले तो बड़े आसान होते हैं, तीन वालों को कैसे करोगे। पहले तो ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और अलग क्या है। अगर आप देखोगे तो √2 यहां पे भी है, √2 यहां पे भी है, यहाँ पे प्लस का √3 और यहाँ पे माइनस का √3 है, मतलब ये डिफरेंस है, ये चेंज है, ये वाला क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे देखो रूट माइनस का 5 है, यहाँ पे भी √5 है, कहने का मतलब ये पार्ट सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे, √2 माइनस √5 और प्लस का √3, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस का √5 माइनस का √3। अब कैसे सॉल्व होगा, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो पहली बात तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और नीचे आपस में क्या हो जाएगा दोनों का गुणा हो जाएगा। तो जब ऊपर दोनों को जोड़ेंगे, जब ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर जो हमारा मिलेगा क्या मिलेगा 2 टाइम्स √2 माइनस का √5 मिलेगा, और नीचे जो हमारी वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 5 2 7 मिलेगा, माइनस 2 ए बी करोगे तो रूट कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, साथ के साथ क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 3 मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 टाइम्स √2 माइनस का √5 बटे में अगर आप देखोगे तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 माइनस 2√10 मिलेगा। अब ध्यान से देखना कैसे हम इस सवाल को करेंगे। ये जो √10 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, √10 को √2 इंटू √5 लिख सकते हो, और ये वाला जो 4 है इसको आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो, और एक जो 2 है उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो। अब ऊपर वाला जो नंबर हो जाएगा वो हमारा 2 √2 माइनस √5 हो जाएगा, और नीचे वाले नंबर में देखो क्या ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है, 2 √2 यहाँ पे भी है, 2 √2 यहाँ पे भी है, तो 2 √2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा √2 माइनस का √5 मिल जाएगा, और √2 माइनस का √5 आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√2। कहने का मतलब यह है कि अगर सही अप्रोच मालूम है तो आप बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो। भाई ऑप्शन आपके बड़े आसान थे तो आपको मालूम है पूरा सिंप्लीफाई होके आसान हो जाएगा, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे वहां तक पहुंचना है। तरीका ही नहीं मालूम रहेगा तो जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसे सवाल बहुत दिक्कत देते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है cos 20 cos 35 cos 45 cosec 55 cosec 70 का मान बताओ क्या होगा। आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके से एंगल मिले 20 35 45 तो फिर भी मालूम है, 55 है 70 है, ऊट पटांग एंगल मिले, और उसमें भी एक और खास बात मिले
कि कोई दो ऊटपटांग एंगल का सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हो, मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ऐसे केस में याद रखना हमेशा जो कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, जैसे साइन और कॉस आपस में कन्वर्ट होते हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं, साइन कॉस के बराबर होता है। अब किसी भी तरफ ए किसी भी तरफ बी लगा सकते हो, इधर ए लगाया तो इधर बी होगा, एक तरफ ए होगा दूसरी तरफ बी होगा। इसी तरीके से tan कॉट में कन्वर्ट होता है तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा, या tan बी बराबर कॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक बराबर कॉसेक। अब देखो इसको कैसे करोगे, आपको मालूम है कि ये 20 है और ये 70 है, या तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा या तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो कॉसेक 70 है किसके बराबर हो जाएगा, सेक 20 के बराबर हो जाएगा। और आपको मालूम है कॉस 20 और सेक 20 कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से ये जो 55 है इसको क्या लिख सकते हो, सेक 35 डिग्री लिख सकते हो, 55 और 35 का जो योग होगा कितना होगा, 90 होगा। फिर से cos 35 और sec 35 रेसिप्रोकल है, इनका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 3 नंबर का अगर आप गुणा करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 1/√2 मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक छात्र 10 प्रश्नों वाली एक अनुभागीय परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। एक समीक्षक उत्तरों की जांच करता है और पाता है कि छात्र ने 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि छठा समीक्षित प्रश्न अंतिम गलत प्रश्न है। अब देखो मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन है, बच्चे समझ पाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सवाल को सॉल्व करना तो सेकेंड स्टेज हो गया। सवाल का अगर बच्चे मतलब निकाल के समझ पाए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, कैसे कनेक्ट होगा, तो ही बहुत बड़ी बात होगी। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो बचपन में हम लोगों ने 10वीं 12वीं में प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं होती, थोड़ा बहुत हमारे कंपटीशन में प्रोबेबिलिटी होता है तो सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजों को इतना आसानी से और इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। यहां पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी जब बताते हैं तो कहते हैं कि भाई 10 प्रश्न है, सही और गलत की बात कर रहा है, तो बच्चे के माइंड में सबसे पहले तो यह आएगा हर प्रश्न के सही होने का चांस 1/2, गलत होने का चांस 1/2। पहला ये उसके दिमाग में गलत फहमी होगी। उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है कि 3 सही है 7 गलत है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 3/10, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 7/10 दिमाग में ये भी चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि वो इंफॉर्मेशन ना जो हम पहले सोचते हैं उसके हिसाब से है। कई बार क्या होता है कि सवालों में और डेप्थ में इंफॉर्मेशन दिया होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल इंफॉर्मेशन, या कह सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है। इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास में 10 क्वेश्चन है जिसमें से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को चेक भी कर लिया है और उसको यह भी मालूम चल गया है कि 3 क्वेश्चन गलत हैं और 7 क्वेश्चन सही हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में जो नोन इंफॉर्मेशन है वो 10 क्वेश्चन का है, जिसमें से 3 क्वेश्चन गलत है और 7 क्वेश्चन सही है। ये इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है, ये नोन है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि उनमें से जो छठा प्रश्न होना चाहिए वो अंतिम गलत प्रश्न होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि जो छठा प्रश्न है वो अंतिम गलत है। भाई हर क्वेश्चन पे तो नंबरिंग होगी, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है। एग्जामिनर ने तो ऑलरेडी इसको देख रखा है। एग्जामिनर को तो मालूम है कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बट अब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो छठा नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा क्या होना चाहिए, आखिरी गलत क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। इसका एक और मतलब निकल कर आ रहा है कि अगर ये लास्ट रॉन्ग है तो जो 2 रॉन्ग और होंगे वो कहां पर मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये एक तरीके से ये है कि हमारा 10 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन गलत होंगे, कोई भी 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब अच्छा क्या इनके क्रम की हमको जरूरत है क्या, कि अगर ये 3 क्वेश्चन गलत है तो पहला, दूसरा, तीसरा अगर मान लो गलत है तो तीसरा, दूसरा, पहला गलत है। ये अलग अलग बात है कि एक ही बात है? ये एक्चुअली में एक ही बात है। पहला दूसरा गलत, पहला दूसरा तीसरा गलत हो, या तीसरा दूसरा पहला गलत हो, एक ही बात है। कॉम्बिनेशन का केस बनेगा यहां पे। कहने का मतलब यह है कि अगर हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि छठा क्वेश्चन रॉन्ग है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा ये तो देखो टोटल कितनी संभावना है भाई, 10 में से 3 रॉन्ग है तो इनमें 10 में से कोई भी 3 गलत हो सकती हैं। तो 10 में से 3 को चुनने के कितने तरीके हो जाएंगे, 10C3 हो जाएंगे। एक्चुअली में ये आपका कलर बॉल का केस हो गया। कलर बॉल के केस में कहने का मतलब यह है कि जो आपके 3 रॉन्ग हैं आप इसको समझ सकते हो कि 3 ब्लैक बॉल हैं, और जो आपके 7 राइट हैं आप इनको समझ सकते हो कि 7 व्हाइट बॉल्स हैं। ऐसे
अब आप कह रहे हो कि इन 10 में से ऐसे नंबर में रखा हुआ है, अगर 10 में से 3 चूज करें तो जो छठा नंबर का बॉल होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, आखिरी गलत होना चाहिए, मतलब लास्ट क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अगर हम एक एक करके बॉल को उठा रहे हैं और छठे नंबर पे जब बॉल उठाएं, छठे नंबर पे जब बॉल उठाएं तो वो हमारा लास्ट वाला क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो क्या कंडीशन निकलेगी, कंडीशन ये निकलेगी कि जो हमने पहले 5 बॉल उठाए हैं, पहले 5 बॉल उठाए हैं उसमें हमारा 2 ब्लैक निकल जाए। कहने का मतलब यह है कि जो पहले 5 क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, ये जो पहले 5 क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, गलत हो जाए, और साथ के साथ जो छठा क्वेश्चन हो वो भी आपका गलत हो जाए। यही तो प्रोबेबिलिटी है, तो यही तो फेवर में केस होगा कि इस 5 में से कोई 2 गलत हो जाए तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 5 में से तो कोई एक गलत हो जाए, साथ के साथ छठा गलत हो जाए। छठा गलत हो जाए तो फिर एक ही केस मिलेगा भाई, छठा हमारा एक ही क्वेश्चन है और उसमें से एक गलत हो जाए, और दोनों ये हो जाए और ये हो जाए तो और के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। अब ये हमारा फाइनल बनेगा। 5C2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 का आधा करोगे 10, और 10C3 हमारा कितना हो जाएगा, 10 गुड़े 9 गुड़े 8 और बटे में कितना आ जाएगा 6, 1 2 3। ये देखो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 4 बार, 4 3 कितना बचा 12, 1 बटे 12 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। अब बच्चा इस बात को समझ ही सके कि ये जो हमारा केस है वो कॉम्बिनेशन वाला केस है, कलर वाला केस है, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहीं तक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इस तरीके के सवाल आप एटलीस्ट समझना स्टार्ट कर लेते हो तो एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, एक है स्टैटिक्स और एक है प्रोबेबिलिटी। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आए थे। दूसरा रीजन ये है कि जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप सिग्नल के लिए जाओगे, ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट है, तो सिग्नल में बहुत सारा डेटा कलेक्शन का काम होगा और उस डेटा को एनालाइज करना होगा और चांसेस को देखना पड़ेगा कि क्या चांस है कि ऐसा हो जाए, क्या चांस है कि खराब हो जाए, क्या चांस है कि एक्सीडेंट हो जाए। इसके लिए दोनों तरीके के डेटा का एनालिसिस होता है, जो सांख्यिकी में एनालिसिस करते हैं, मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी भी नीड पड़ती है, और केसेस प्रोबेबिलिटी की भी नीड पड़ती है कि कहां पे घटना एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हैं। तो ये दोनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर पोस्ट पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन दोनों चैप्टर्स का जो डेप्थ नॉलेज है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, या उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है जो इस पोस्ट पे जाने वाला है। तो जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो ऐसी ही है कि इन 2 चैप्टर से आपके अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी आप तैयारी करो। चलो, एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है। बेलन की ऊंचाई h, आधार की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है, और कह रहा है ऊंचाई h, ये आपस में क्या है, बराबर है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात करो। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान हो गया यार, 2 पाई r h, ये होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और किसके टर्म में बताना है, h के टर्म में बताना है। तो जो 2 पाई r का मान है क्या रख देंगे, h गुणे h करेंगे कितना आ जाएगा, h स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर। ये तो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 8 15 17 इकाई है, भुजाओं वाला एक त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई 20 इकाई है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो प्रिज्म और पिरामिड में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक प्रिज्म होता है वो आपका बेलन जैसा होता है। जो बेलन के फॉर्मूले होते हैं ना, उसी के फॉर्मूले से आप प्रिज्म के फॉर्मूले को याद रख सकते हो। बेलन भी आपका एक तरीके का प्रिज्म होता है। तो सबसे पहले समझो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है कि कोई एक 2 डायमेंशन की आकृति ले लो, जैसे ये हमने क्या ले लिया, एक फोन है आयताकार, तो ऐसे ही कई सारे फोन को रख के अगर हम एक के ऊपर एक रख दें तो हमारी एक नई आकृति बनेगी 3 डायमेंशन की, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, और इससे बनने वाले प्रिज्म को बोलेंगे आयताकार प्रिज्म। अगर इसी की जगह पर हम क्या ले लें, त्रिभुज ले लें, ऐसे त्रिभुज ले लें और त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रख के इतनी ऊंचाई के बना दें ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। अगर यहीं पर हमारा सर्कल हो जाए, सर्कल के ऊपर सर्कल, मतलब सर्कुलर प्लेट हो जाए, सर्कुलर प्लेट के ऊपर सर्कुलर प्लेट रखते हुए चले जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर प्रिज्म। और जो सर्कुलर प्रिज्म होता है वही हमारा क्या होता है, बेलन। तो जो बेलन के फॉर्मूले होते हैं उन्हीं से आप प्रिज्म के फॉर्मूले बना सकते हो। मैं एक बार यहां पर सारे के सारे फॉर्मूले लिख भी देता हूं ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर सको। प्रिज्म और बेलन आपके सेम ही चीजें हैं। अब देखो कैसे,
एक एक चीज, सबसे पहले आयतन की बात करेंगे तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप बेलन से भी कर सकते हो और घनाभ से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घनाभ से थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना, बेलन से कनेक्ट करोगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेस एरिया होता है भाई। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का रेडियस आर है और उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है, हाइट है। तो जो प्रिज्म होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो ये जनरल हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, प्रिज्म का हाइट। बेस एरिया क्या हो जाएगा, प्रिज्म में भाई अलग अलग तरीके के बेस होते हैं। अगर बेस हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया, बेस हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म हो गया, बेस हमारा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, बेस हमारा पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म हो गया, बेस हमारा हेक्सागन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। तो जो भी बेस होगा उसका बेस एरिया ले लेंगे। अब सेकेंड नंबर पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो बोलते हैं वो आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जहां पर 2 पाई आर होता है बेस पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा बेस पेरीमीटर, और एच अभी भी क्या है, हाइट है। इसके बाद में तीसरा आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है कैसे निकलता है, 2 पाई आर एच, ये तो रहता ही रहता है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर रहता है, या इसी को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में भी लिखते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। लेकिन ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया ऊपर एरिया। मतलब अगर हमारा बेलन है तो वक्र का सतह, ऊपर का सतह, नीचे का सतह, तो यहाँ पे भी प्रिज्म में भी एक तो आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब ये जो लेटरल सरफेस एरिया है ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। तो आपको सवाल में क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। लेटरल सरफेस के एरिया कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स बेस पेरीमीटर, सॉरी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे, बेस का परिमाप, परिमाप हमारा कैसा होगा, त्रिभुज की आकृति है तो त्रिभुज का परिमाप 15, 17, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। और हाइट हमको कितनी दे रखी है, 20। और बेस एरिया, ये त्रिभुज हमारा कैसा है, समकोण है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया निकालना है वो बड़ा आसान हो जाता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 15 8 120, 120 का आधा करेंगे 60, और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 120 और ये हो गया 800। 800 प्लस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 920। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अब इसके अलावा बाकी कुछ भी पूछता, अगर आपको वॉल्यूम पूछता तो भी निकाल लेते, लेटरल सरफेस एरिया पूछता तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया है 800 होगा, और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो भी, मतलब आप इस एक सवाल से आप सारे के सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ सकते हो। और प्रिज्म में बहुत कठिन सवाल नहीं बनेंगे, बस जो मैंने आपको इस स्क्रीन पे लिख दिया है इसी से सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करें। वैसे तो इसका फॉर्मूला है, हमेशा आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट n टर्म के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n² - 1/12। रटा रहेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं रटा है तो फिर आप एग्जाम में कैसे निकालोगे। इसका तरीका यह है कि आप n का कुछ वैल्यू ले लो, जैसे अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो n को मैं क्या करूंगा, 3 ले लूंगा, मतलब 1 2 3, और मैं क्या करूंगा, इसके लिए क्या करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा सिग्मा। सिग्मा कैसे निकलेगा, इसका मीन हो जाएगा 2, तो डेविएशन के वर्गों का, इसका डेविएशन कितना, 1, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। कहने का मतलब यह है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। तो n का मान 3 रखने पर सिग्मा का मान कितना आना चाहिए, √2/3 आना चाहिए। तो चलो रख के देख लो। पहली बात तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि अंडर रूट में आएगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में नहीं आएगा। अब n का मान अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 × 9 = 10, 10 बटे में कितना आ गया, 6, और 10/6 का मतलब कितना हो गया, 2 से कटेगा 5, 5/3 आ गया, √5/3। तो क्या ये हमारा आंसर बनेगा, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, n का मान 3 × 9, 9 में से गया कितना आ जाएगा, 8, 8/12, और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, √2/3। क्या ये हमारा मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर कोई फॉर्मूला डिराइव करने को आए और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उस फॉर्मूले को बेसिक कुछ वैल्यूज लेके आप उसका मान निकालो। जैसे n पे है, x पे है, तो x का कुछ वैल्यू ले लो, आप बड़ी आसानी से सवाल को वेरीफाई कर सकते हो। अगर मान लो किसी बच्चे को इसको वेरीफाई करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा के आप बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हो, सिग्मा xi² n माइनस में x बार का स्क्वायर। अब देखो, हमेशा जब n नेचुरल नंबर है तो n नेचुरल नंबर के वर्गों का अगर योग निकालोगे, इसका अगर मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, n n+1 2n+1/6,
और बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और x बार n नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है, मीन होता है, कितना होता है n+1/2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो अपने आप आपको यही वाली वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? बेसिक तरीका भी बता दिया डेराइव कैसे करना है। अगर मान लो कोई डेरिवेशन नहीं करना है तो कैसे करना है। और सबसे पहले तो ये दोनों नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करो, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन निकालना तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। और ये लगातार नहीं होगा तो भी काम चलेगा, लगातार नहीं होगा तो भी काम चलेगा, मतलब सेमी फॉर्मूला रहेगा। किसी निश्चित तिथि के लिए माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो कह रहा है इसका बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। देखो माध्य माध्यिका बहुलक में जब 2 की वैल्यू देके किसी तीसरे की वैल्यू पूछे तो इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होता है। और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, एक फॉर्मूला आप याद रखो, इससे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन। एक यही फॉर्मूला याद रखो, इससे 3-4 वेरिएशन के सवाल बनते हैं, सब इसी एक फॉर्मूले से आ जाते हैं। कभी कभी आपसे बोलेगा मीडियन और मीन का डिफरेंस, तो मीडियन और मीन का है। कई बार आपसे बोलेगा मोड और मीन का डिफरेंस है, तो अगर मोड में से मीन का डिफरेंस पूछ रहा है तो एक मीन इधर घटा दो और एक मीन उधर भी घटा दो, मोड माइनस मीन, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मीन। भाई इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी बड़े आसानी से देखो आपका बन जाएगा, क्योंकि ये याद है तो ये बन गया। कई बार आपसे पूछेगा मोड माइनस मीडियन, तो अगर मोड माइनस मीडियन पूछेगा तो एक मीडियन इधर घटा दो, क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन बराबर 2 टाइम्स मीडियन माइनस मीन। कई बार आपको इस फॉर्मूले पे सवाल मिलेगा, कई बार आपको इस फॉर्मूले पे सवाल मिलेगा, कई बार आपको इस फॉर्मूले पे सवाल मिलेगा, और कई बार इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे मिलेगा। हो सकता है आपको इसका मान दे दे और इसका मान पूछे। अगर इसका मान देके इसका मान पूछ रहा है तो दोनों को यूज करके डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये कट जाए और ये दोनों का आपस में रिलेशन आ जाए। अगर ये 3 है तो ये 2 है, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 2 का। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद सिर्फ आपको क्या रखना है, यही एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर इस तरीके का रेशियो का सवाल आना है तो जो रेशियो में दिया हुआ है उसी को आप एक्चुअल वैल्यू मान लो। जैसे माध्य और माध्यिका, तो माध्य मतलब मीन जो है वो कितना हो जाएगा, 4, और मीडियन कितना हो जाएगा, 5। बस अब सवाल को सॉल्व कर लो, अपने आप बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मीन 4 है, मीडियन 5 है, तो मोड आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मोड आपका क्या आ जाएगा, 3 मीडियन 5 या 15 माइनस 2 मीन 4 दूनी 8 बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब मोड का मान मालूम है, मीन का मान मालूम है, मीडियन का मान मालूम है, आप कुछ भी पूछे सब निकाल सकते हो। क्या कह रहा है, बहुलक और माध्य का रेशियो पूछ रहा है। बहुलक का मतलब हो गया मोड, मोड का किसके साथ में रेशियो पूछ रहा है, मीन के साथ में रेशियो पूछ रहा है। तो मीन हमारा कितना है, 4 है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 7 और 4 का आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। क्या ही सवाल है। कह रहा है 50 से 100 के बीच में हमको क्या करने हैं, प्राइम नंबर लेने। 50 और 100 के बीच में 2 प्राइम लेने, एक पहला प्राइम लेना है, एक दूसरा प्राइम लेना है। कह रहा है इस P1 P2 के ऐसे कितने जोड़े मिलेंगे 50 और 100 के बीच में कि इनको जोड़ने पर, कैसा कि इनको अगर हम जोड़ें तो हमको क्या मिले, एक और प्राइम नंबर मिले। ऐसे कितने पेयर्स मिलेंगे। हम बच्चे घबरा गए, सर जी ये तो बहुत कठिन सवाल हो गया सर, मालूम नहीं कितने सारे प्राइम होंगे, कितने सारे प्राइम को देखेंगे, कितने सारे प्राइम को जोड़ेंगे, कैसे निकालेंगे। अरे थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। क्या लॉजिक है इसमें, इसमें आपके दिमाग के साथ में खेला जा रहा है कि जो पहला प्राइम है ये आपका क्या होगा, ऑड होगा, जो दूसरा प्राइम होगा ये भी आपका क्या होगा, ऑड होगा, और कभी भी 2 ऑड संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। और जो इवन मिलेगा, भाई पहला प्राइम भी 50 से बड़ा है, जो पहला प्राइम है वो भी 50 से बड़ा है, जो दूसरा प्राइम है वो भी 50 से बड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब जोड़ेंगे तो तीसरा जो P3 होगा वो डेफिनेटली आपका क्या होगा, 100 से बड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो इवन नंबर है, इवन भी हो और प्राइम भी हो, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या पॉसिबल है, मतलब इवन और प्राइम एक ही केस है। वो कौन सा केस है, 2। इसके अलावा कभी ऐसा होता नहीं कि नंबर इवन हो और प्राइम हो। 2 से बड़े जितने भी प्राइम है ना,
जितने भी दुनिया में प्राइम ले लो, दो से बड़े जितने भी प्राइम है, अगर कोई प्राइम है, कंडीशन कह रहे हैं कि प्राइम है क्या हमारा, क्या है, दो से बड़ा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, गारंटी है ऑड होगा। तो अब हमको नंबर कैसा मिल रहा है, इवन मिल रहा है, तो इवन मिल रहा है तो प्राइम होगा, नहीं होगा भाई, इसमें दो से भाग चला जाएगा, ये डिविजिबल नंबर होगा, इसको कंपोजिट नंबर मिलेंगे। तो ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा, तो मतलब जीरो पेयर्स मिलेंगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, मतलब गजब का सवाल था, फंसाने वाला। कह रहा है 60 लोगों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी, 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई, 9 व्यक्ति एच और आई दोनों, 11 एच और टी दोनों, 8 व्यक्ति टी और आई दोनों, तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। खोजे उन लोगों की संख्या जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखो वेन डायग्राम बना के इस सवाल को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम हम तब बनाते हैं जब हमको कोई कुछ ऊट पटांग पूछे। अब सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि कम से कम एक का मतलब क्या है। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़े, इसका मतलब क्या है? कम से कम एक का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, तो कम से कम एक का मतलब ये भी चाहिए, 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 सब चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो मतलब आपको क्या चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। तो तीन वेन डायग्राम के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला? होता है ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा 2 का कॉमन है, ये हमारा 3 का कॉमन। सारा मान यहां पर दे रखा है, आपको बस वैल्यू रखनी है 25 26 26 25, तीनों को अगर 25 25 ले ले तो 75, एक एक बढ़ गया तो 77 हो जाएगा। माइनस में 3 नंबर ये जो है वो हमारे क्या क्या है? 8 है, सॉरी 9 है, 11 है, 8 है, 11 9 20 और कितना हो गया? 28 हो गया। और प्लस में तीनों कॉमन कितने हैं? 3 है। तो 77 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 80, 80 में 28 घटाओगे, 80 में 20 घटाओगे 60, 60 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा? 52। 52 ऐसे लोग हो जाएंगे जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। अगर मान लो इसी में सवाल ऐसा आ जाता कि वो संख्या बताओ जो लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो टोटल हमारे पास में 60 व्यक्ति से 60 में से अगर हम 52 घटा देते तो हमको कितने लोग मिलते हैं? 8 लोग। 8 लोग ऐसे मिलते जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। इन दोनों के लिए हमको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है। इसके अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन पूछता है इस तरीके से, सिर्फ एक पत्र पढ़ते हैं, कोई एक पत्र पढ़ते हैं, या इसमें कोई स्पेशल केस बताओ सिर्फ आई न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, या ऐसे लोग जो ये वाला पढ़ते हैं ये वाला नहीं पढ़ते, तो फिर वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। इसमें हमको वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक, चल आगे। कह रहा है 2 अंक गणितीय प्रगति के n पदों का योग 5n+4 अनुपात 9n+6 के अनुपात में है। रेशियो दे रखा है। 2 अंक गणितीय प्रगति है। देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, मतलब 2 सीरीज कह रहा है। मान लो जो पहली सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस आपका d1 है, तो कह रहा है इसके n टर्म्स का, मान लो इसके n टर्म्स का s1n हो गया, मैं यहां पे n लिखता हूं 1 और n। इसी तरीके से मान लो जो दूसरी सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है, गड़बड़ हो जाएगा, इसको मान लो स्मॉल a और स्मॉल d और sn, स्मॉल sn, और दूसरा मान लो कैपिटल A, कैपिटल D और कैपिटल SN। ठीक, 2 सीरीज बननी है। कह रहा है दोनों सीरीज के n टर्म्स का रेशियो। अब अगर मैं इसका n टर्म्स निकालूं तो आपको मालूम होना चाहिए n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और इसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, जहां पे n क्या है? दोनों जगह पे n ऊपर नीचे सेम है, बस a और d डिफरेंट है। इसका जो वैल्यू दे रखा है सवाल में दे रखा है 5n+4 और बटे में 9n+6। और अगर मैं बात करूं ये वाला n और ये वाला n, ये दोनों n भी आपस में सेम है भाई, n पदों की ही तो बात कर रहा है, और इन्हीं n पदों के लिए तो ये 5n+4 और 9n+6 दिया है। कहने का मतलब ये और ये n आपस में कनेक्टेड है, सेम ही n है, बस a और d आपके क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक, तो अब यहां से हमको क्या करना है कि उसके 18वें पदों का अनुपात बताना है।
अच्छा, अगर आपको 18वें पद का अनुपात बताना है दोनों के, तो 18वें पद का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो Tn होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 18 में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा? 17d बटे में इसी तरीके से a प्लस 17d। अब यहां से आपको यहां पे जाना है, तो लॉजिक दिमाग में बनना स्टार्ट हो गया होगा कि किसी भी तरीके से देखो ये n/2 से n/2 खत्म हो गया। अब एक और लॉजिक दिख रहा है, यहां पे a है और यहां पे भी a है, और यहां पर हमारा 2a और यहां पे 2a है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, अंश में भी और हर में भी, क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। जैसे ही 2 से भाग करेंगे ये मिल जाएगा a प्लस n माइनस वन बाई में 2, और यहां पे d। इसी तरीके से ये मिल जाएगा a प्लस n माइनस वन बाई 2 इंटू, और इसका जो मान चल रहा था, वैल्यू चल रहा था, वो अभी भी सेम चलेगा, 5n प्लस 4 9n प्लस 6। बस खत्म। अब यहां से आपको यहां जाने के लिए करना क्या है? देखो a और d तो आपको मिल गए, खास बात यह है कि ये दोनों जगह पे आपको क्या चाहिए? 17 चाहिए। बस वही हो गया, हमको यहां पर क्या चाहिए? 17 चाहिए। कहने का मतलब यह है कि n माइनस वन बाई टू का मान कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो ये n का मान कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, और कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बस यही उठा के यहां पे रखोगे। अगर n का मान 35 रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 17d, और ये भी हो जाएगा a प्लस 17d। कहने का मतलब यह है कि n का मान 35 रखोगे तो 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, और यहां पे कितना आ जाएगा? 4। नीचे अगर n का मान 35 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 9 पना 45, 9 तिक 27, 4 31, और नीचे कितना है? 6। अब अगर ऊपर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 179, और नीचे कितना आ जाएगा? 15 6 21, 321। कटेगा कुछ? क्या बात है, काटने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका क्या आ रहा है? ये ऑप्शन आ रहा है। अब वैसे तो ये बेसिक तरीका है, लेकिन अगर इसी पैटर्न का कोई सेम क्वेश्चन दोबारा आपको एग्जाम में मिले, तो मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं जिससे आप बड़ी आसानी से सवाल को निकाल सकते हो। देखो हमेशा, ये तो जनरल बात थी, यहां पर तो हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। जो भी चेंज किया है वो कहां पर आके चेंज किया है? यहां पर आके चेंज किया है। तो अगर इस स्टेप को आप डायरेक्टली याद कर लो और इसी पैटर्न का सवाल एग्जाम में मिले, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो यहां पर n माइनस वन बाई टू, n माइनस वन बाई टू का जो मान है वो इस संख्या से एक कम आएगा। और इसका मैं एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूं। ये जो n है, इस n का मान कैसे निकालेंगे? n को कैसे निकालेंगे? जो भी यहां पर पद निकालना होगा इसके दो गुने से, मतलब 18 गुणे 2, और इसमें से एक घटा दो। यहां पर उल्टा चल रहा है, एक कम करके दो गुना कर रहे हैं तो फिर एक जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर हमको जो नंबर दिया है उसका डायरेक्टली दो गुना करेंगे तो एक घटाना पड़ेगा। तो जो भी नंबर दिया, अगर 18वां पद दिया है तो इसका डबल करके एक घटा दो। n का यही मान उठा के बस कहां रख दो? यहां पे रख दो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो यहीं पर लिखा होता 23वां पद, क्या लिखा होता? 23वें पद का रेशियो बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना था। जो n की वैल्यू है 23 दूना 46, 46 में से एक घटाओगे कितना रख दोगे? 45 रख दो यहीं पर, और अपने आप वो क्या आ जाएगा? इस टर्म का रेशियो मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट अप्रोच है जो इस कैलकुलेशन के प्रोसेस से निकल कर आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी सवालों में शॉर्ट ट्रिक छुपी होती है, अगर आप उसको ढूंढ सको, अगर आप उसको देख सको, तो ऐसे सवालों के लिए शॉर्टकट अप्रोच भी बन गया है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप शॉर्टकट अप्रोच से भी लगा सकते हो, और बेसिक तरीका मैंने आपको समझाई दिया। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बैग में 4 सफेद गेंद और 2 काली गेंद है, दूसरे बैग में 3 सफेद गेंद और 5 काली गेंद है। कह रहा है प्रत्येक बैग से एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के काले होने की प्रायिकता क्या है? भाई यहां पर एक बैग रखा है, यहां पर एक बैग रखा है, इसमें मैंने हाथ डाला, एक बॉल निकाली, इसमें हमने एक हाथ डाला, बॉल निकाली। कह रहा है इसमें भी ब्लैक हो जाए, इसमें भी ब्लैक हो जाए। पहली बात तो ये दोनों घटनाएं कैसी हो गई? यहां पर जो हम वर्क कर रहे हैं, यहां पे जो वर्क कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हो गई। और अगर इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं और दोनों को एक साथ होना है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ए एंड बी, तो ए एंड बी के लिए क्या लग जाता है? गुणा लग जाता है। तो पहली की प्रोबेबिलिटी निकालो, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों को क्या कर दो? गुणा। अब देखो ये तो एकदम आसान हो गया। 4 सफेद गेंद है, 2 काली गेंद है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/6। दूसरे में 3 सफेद है, 5 काली है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/8। और आपस में क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, कहानी खत्म। 2 से भाग कर दोगे कितनी बार? 3 बार। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/24, कहानी खत्म। सही अप्रोच मालूम हो तो कठिन से कठिन सवाल को भी आसानी से निपटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कह रहा है इसको सरल करो, 3.36 माइनस में 2.05 बार प्लस 1.33 बार। मैं आपको बताऊं बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके का अप्रोच बताते हैं कि इसमें कैसे करना है, लेकिन मैंने कई सारे टीचरों को गलत कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हुए देखा है। हालांकि उस पर्टिकुलर सवाल जिसमें वो ट्रिक बताएंगे उसमें तो लग जाएगी, लेकिन अगर सेम वही ट्रिक किसी दूसरे सवाल में लगाओ तो नहीं लगेगी। तो ऐसे किसी ट्रिक को कभी नहीं पढ़ना जो एक सवाल में लगे दूसरे में ना लगे, ऐसी ट्रिक पढ़ो जो हर सवाल में लगे। तो कभी भी अगर इस तरीके से डेसिमल दिया हुआ है और इसको वापस से ऐसे जोड़ घटाने में करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करो। एक तो तरीका होता है एक्सपेंड करके सॉल्व करो, दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो और एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेंड करने में ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर आपने पहले फ्रैक्शन में बदला तो फ्रैक्शन के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 3.6 जो जोड़ने वाले हैं उनको एक साथ लिख दो, 3.36। अब देखो यहां पे 2 बार है तो आप 6 बार लिख दो सेफ्टी के लिए, 3 6 3 6 3 6। इससे ज्यादा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर दूसरा वाला है 1.333333। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, 4.696969 मिल जाएगा। और इसमें से हमको क्या करना है, 2.050505 घटा देना है। अब आसानी से दिख रहा है कि ये 4 6 4 6 4 6 2 2.6464 जो बार बार रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दो, खत्म। कठिन है ही नहीं, और ना हमको इसको कठिन बनाना है, ना कोई ऐसा ऊट पटांग अप्रोच लगाना है। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े टीचरों को देखा है कि इसका कॉन्सेप्ट गलत बताते हुए। ठीक है, चलो। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 14 है तो के का मान ज्ञात करो। देखो बहुलक का मतलब होता है कि वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार है। इसका मतलब यह है कि सवाल में 14 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। अगर हम 14 को ध्यान से देखें तो 14 हमारा कितनी बार दिख रहा है, 14 हमारा एक बार दिख रहा है। अब भाई 14 एक बार तो आया नहीं होगा, एक से ज्यादा बार आया होगा। अगर एक बार आया होता तो कैसे कहते कि हमारा बहुलक है, कह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहां पर और भी संख्याएं, जैसे हमको साफ साफ दिख रहा है कि 11 2 बार दिख रहा है, 12 भी हमको 2 बार दिख रहा है। तो 11 और 12 अगर हमारे 2 बार दिख रहे हैं तो 14 हमारा बहुलक तभी होगा जब ये इनसे ज्यादा बार आएगा, कम से कम 3 बार तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में 2 संख्याएं और बच गई हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है, एक ये संख्या एक ये संख्या। कहने का मतलब यह है कि अगर ये भी हमारा 14 हो जाए तभी हमारा बहुलक क्या होगा, 14 होगा, वरना बहुलक हमारा 14 हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि k-1 का मान कितना होगा, 14 होगा। और अगर k-1 का मान 14 है तो k का मान कितना हो जाएगा, 15। सवाल में ये तो पूछ रहा है k का मान कितना है, कहानी खत्म। तो ये आज के सैंपल पेपर 2 के हमारे 20 के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। सवालों का लेवल कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अभी और आपको सैंपल पेपर मैं अभी कुछ दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा जब तक कि मैं लाइव अवेलेबल नहीं हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो सिस्टर की मैरिज में मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये सारे के सारे सेशन ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्ड कर रखे हैं ताकि आपके समय का, आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।